जावी ना आज 5 मिनट पहले ये खत्म कर। ए, तुम लोगों टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा। अच्छा, बॉन्डिंग बॉन्डिंग की सारी रिकॉर्डिंग टेलीग्राम में जा चुकी है। कितना क्लास हुआ है? 15। आज एक क्लास जाएगा 16 क्लास। और ये बॉन्डिंग केमिस्ट्री में मेरा नहीं बात मत करो। जब बात मत करो। जब डाइपोल बनेगा, डाइपोल कहाँ बनता है? इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होते ही HF HCl इन तीनों में कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। पीरियोडिक टेबल के सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आते ही हाइड्रोजन। पूरे पीरियोडिक टेबल में इस एक एलिमेंट को लेकर एक बात होती है। हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा रहेगा, उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर नेचुरली एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड ये देखा गया कि 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ, और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ है, अच्छा फ्लोरीन के नीचे फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है। और यहाँ ऑक्सीजन जिस ग्रुप में है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, और नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है। सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट हर जगह सेम है। नोटिस किए, ये एलिमेंट चेंज हो रहा है। सब्स्टिट्यूएंट सब में हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी सब हाइड्रोजन है। ये देखा गया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये 3 ही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पूरी लिस्ट में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पूरी लिस्ट में ये टॉप मोस्ट रहता है, फिर नाइट्रोजन रहता है, फिर ऑक्सीजन रहता है, फिर नाइट्रोजन रहता है। ये एलिमेंट इतना ज्यादा इलेक्ट ये एलिमेंट इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, इसके वजह से इसके ऊपर जो प्लस आ जाता है, ऐसा एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। HCl जैसा एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, H2O, इसके भी 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और एमोनिया। जो भी हम पढ़ रहे हैं हमें नहीं पता था ये एग्जिस्ट करता है, ये तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड हो। ये देखिए कि जब HF को देखते हैं रूम टेम्परेचर में, HF लिक्विड होता है। गैस लिक्विड गैस लिक्विड और सॉलिड, इसमें डिफरेंस क्या होता है? जब हम दो मॉलिक्यूल के बीच में बात करते हैं, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बहुत ज्यादा होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो ये सॉलिड स्टेट में, जब ये बहुत 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 ज्यादा है, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा रहता है, ये लिक्विड स्टेट में रहता है। और जब यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम वीक हो जाता है, तो ये गैसीय स्टेट में रहता है। अब HCl के दो मॉलिक्यूल्स रूम टेम्परेचर में HCl के दो मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहते हैं, लेकिन दो HCl मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर में ये गैस स्टेट में रहते हैं भैया है। वाटर के दो मॉलिक्यूल इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, वाटर हमें पता ही है रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में, लेकिन H2S गैस ये रूम टेम्परेचर में गैसीय स्टेट में, ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है, ये रूम टेम्परेचर गैसीय स्टेट में रहता है। एंड वी हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू डू रिगार्डिंग दिस। ये रहता है लिक्विड स्टेट में और ये गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये लिक्विड स्टेट में रहता है और ये गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और इसके लिए इसको लिक्विड बना सकते हैं। एमोनिया के लिए लिखा गया कैन बी लिक्विफाइड इजीली।
कैन बी लिक्विफाइड इजीली, और जब इसको देखते हैं फॉस्फीन गैस को, कैन नॉट, ये कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजीली है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर लूं। अच्छा, इसमें डाइपोल है, इसमें भी डाइपोल है, इसमें भी डाइपोल है, कोवैलेंट बॉन्डिंग है, चार्ज का सेपरेशन डाइपोल है, ये सब में डाइपोल है, इसमें भी डाइपोल है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी डाइपोल है। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इवन इसमें भी डाइपोल है। एंड ऑब्जर्वेशन ये था कि डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं अगर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है। अगर हाइड्रोजन, अच्छा, ये जो डाइपोल की वजह से, ये एक डाइपोल की यूनिट है, ये दूसरी डाइपोल की यूनिट है। दो डाइपोल की यूनिट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जो दो डाइपोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, इसे वैन डर वाल कहते हैं। आज ये टॉपिक भी कवर करेंगे हम, इसे वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एंड वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास की। इसका भी कारण पता चल जाएगा। इस मॉलिक्यूल की यूनिट में, इस मॉलिक्यूल की यूनिट में क्लोरीन और ब्रोमीन, ब्रोमीन का एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है, और ब्रोमीन का मास ज्यादा है, मतलब, अच्छा इसको देखिए, इस यूनिट में और इस यूनिट में क्लोरीन का एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है। अगर इसका एटॉमिक मास ज्यादा है तो इसमें वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कुछ लगेगा, और इसमें लगने वाले वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये कैसी स्टेट, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये लाइंस है ऋषभ, ये लाइंस, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो ये मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, ये लिक्विड हो जाएगा। अच्छा, इसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, इसमें लगने वाले वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जो भी है, उसमें ये गैस है, इसका मास और कम है, मतलब इसमें लगने वाले वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होंगे। तो ये अगर गैस है तो ये तो पक्की से गैस होगी, लेकिन ये लिक्विड, इसमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं H2S में, इसमें ये एक यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है, इसमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, ये गैस है, मतलब इसमें लगने वाले वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कितने हैं, ये गैसी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास पर डिपेंड करता है। इसका मास तो और भी कम होगा, सल्फर का मास बहुत ज्यादा है, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 8 16, इसका मास कम है, मतलब इसमें लगने वाले वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होने चाहिए, तो ये और गैस होनी चाहिए, या फिर ये अगर गैस है तो ये भी गैस होनी चाहिए। अच्छा, ये इधर होना चाहिए, अगर ये गैस स्टेट में रहती है, इसको लिक्विफाई करना डिफिकल्ट होता है, अगर इसको लिक्विफाई करना डिफिकल्ट है मतलब इसमें वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, ये लिक्विड नहीं बनना चाहती, मतलब इसमें वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है। अगर इसमें वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो इसमें तो और वीक होंगे, इसका मास ज्यादा है फिर भी इसमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, मतलब इसका मास और कम है, इसमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होंगे। अगर ये इसको लिक्विड बनाने में डिफिकल्टी हो रही है तो ये तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन उल्टा होता है, NH3 लिक्विफाई हो जाती है, ये वाटर है जो ये लिक्विड स्टेट में रहता है, ये भी लिक्विड स्टेट में रहता है। तो हमें कुछ और सोचना पड़ा, हमें ये सोचना पड़ा कि जब हाइड्रोजन ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा रहते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल में टॉप रैंक ऑर्डर के, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल में सारे 118 एलिमेंट जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में, सबकी एक स्केल बनाई गई, और इस स्केल में इसका रैंक फर्स्ट है, इसका रैंक सेकंड है, और इसका रैंक थर्ड है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल में फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक पे है, ये बोला गया जब हाइड्रोजन इनके साथ रहते तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इतना सेपरेशन हो जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये एक चार्ज यूनिट है, ये एक चार्ज यूनिट है। आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे तुम लोग, किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यही से सब समझ आ जाएगा। एक मिनट, अब इधर देखिए, अगर ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ गया तो Q1 भी बढ़ गया, Q2 भी बढ़ गया,
दूसरी बात, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन कैसा देगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। बाकी फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ये सब थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। ये सेकंड पीरियड, ये तीनों जिसकी हम बात कर रहे हैं ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट। यस, सेकंड पीरियड के एलिमेंट का रेडियस सबसे छोटा होगा। जो एलिमेंट सेकंड पीरियड में उसका रेडियस, और जो थर्ड पीरियड में उसका रेडियस ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्क्वायर में। मतलब रेडियस अगर 2 यूनिट बनती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 यूनिट कम हो जाएगा, ये स्क्वायर में प्रोपोर्शनल है। अब देखो, बोलो। बहुत ज्यादा नहीं, यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर नहीं, तो मुझे 10 मिनट दो, 10 मिनट दो, मैं एक स्केल बना के इसको जहां जस्टिफाई करना चाहिए वहां जस्टिफाई कर दूंगा। तुम देखो 10 मिनट समझ दो तुम। एक तो इनका साइज कम है, अच्छा साइज जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना बढ़ेगा, साइज जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और दूसरा इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से Q1 Q2 बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ये बोला गया कि ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनका साइज और इनका चार्ज, कुछ इनका साइज और चार्ज इज सो एडजस्टेड कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड एकदम से, जो नॉर्मल वैंडरवाल की स्केल होती है उसमें एकदम से लीप आ जाता है। अच्छा आप देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक स्केल बना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्केल में ये 0 स्केल है, ये 100 स्केल है, ये 100 है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 90 ग्रेटर देन 90 स्केल में रहेंगे तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बेसिकली आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो भी है, आयनिक, कोवेलेंट, वैंडरवाल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो भी पढ़े, ये सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात है। तो 0 से 100 की स्केल ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्केल है, ऐसी कोई स्केल नहीं है, बस एक पोजीशन बनाने के लिए बोल रहा हूँ। ग्रेटर देन 90 अगर यूनिट है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि इसको कह देते हैं आयनिक। और यहाँ एक मान लेते हैं 40, अगर ये लेस देन 40 है तो ये फोर्स ऑफ नहीं, कोवेलेंट और भी ज्यादा है। हाँ, अगर ये लेस देन 40 है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसको हम कहते हैं वैंडरवॉल। लेकिन HF, NH3, वाटर, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा हो जाता है कि बीच में आता है, ये ना तो आयनिक है ना तो वैंडरवॉल, कोवेलेंट की बात नहीं कर रहे। ये जो बीच का रेंज है, इसमें क्या आ गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ऐसा नहीं सोच रहे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसे डिसाइड करूंगा, ये काफी डिफिकल्ट है। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक लौता केस तुम तभी कंसिडर करोगे जब हाइड्रोजन किसके साथ रहेगा? फॉर्म के साथ। फॉर्म या तो फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ। एकमात्र हाइड्रोजन जब इनके साथ रहेगा तो ही तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस कंसिडर करना, वरना केस कंसिडर मत करना। और किसी भी केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हो गया? तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ये Q1 Q2 बाय R पर याद रखें, यही दो कंडीशन लिखे। हाइड्रोजन मस्ट बी कोवैलेंटली और डायरेक्टली अटैच्ड। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन मस्ट बी डायरेक्टली और कोवैलेंटली अटैच्ड with most electronegative elements like chlorine, oxygen, nitrogen, and the size of the electronegative element should be small. क्योंकि साइज छोटा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the size of the electronegative element should be small. और ऐसे 3 एलिमेंट है जिनकी हम बात कर रहे थे, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दिस इज द 2 कंडीशंस दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल टेक। कोई डाउट है? नहीं? अच्छा, अब नोट्स बना लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, इसमें हम बोल क्या रहे हैं? बॉन्डिंग ना? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई बॉन्ड नहीं है। ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं हुई इसमें। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशंस, नंबर 1, हाइड्रोजन मस्ट बी डायरेक्टली कोवैलेंटली अटैच्ड with
more electronegative element like fluorine, oxygen, nitrogen. The size of the electronegative element, the size of the electronegative element should be small. Justification of H bonding. Hydrogen bonding existence at room temperature. HF is liquid while HCl is gas. H2O is, while H2S is gas. NH3 can be liquefied while pH3 cannot be liquefied. अब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है वो डायग्राम आपको बनाना चाहिए एग्जाम में. In HF, the hydrogen bonding is zigzag. In H2O, one water is tetrahedrally H bonded to four other H2O molecules. In NH3, the hydrogen bonding is linear. ठंडा लग रहा है अब ठीक है. सीनियर सिटीजन हो चलेगा. হয়েছে দেখে नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में क्या है. H bonding in HF ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. अगर HF के H बॉन्डिंग बनाने तो वो जिगजैग होता है. H F H F H F H F ये HF है. H बॉन्डिंग ये तो H बॉन्डिंग, ये कोवैलेंट बॉन्ड. अच्छा एक HF. हाँ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बॉन्डिंग H बॉन्डिंग इन H2O. एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेना. हाँ दो मॉलिक्यूल के बीच में होगा ना, ये डाइपोल है ये डाइपोल है. ऐसे चार वाटर मॉलिक्यूल. अभी क्या कहानी बताया तुमको. F इज इक्वल टू K Q1 Q2. सिर्फ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, साइज में भी छोटा होना चाहिए. अच्छा ये कैसा. कौन फ्लोरीन. तुम होश में हो. फ्लोरीन सेकंड पीरियड एलिमेंट. वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था.
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। हाँ, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्डेड है। नहीं है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, अब समझ आ जाएगा। ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़े हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल, इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसमें अट्रैक्शन डेवलप होगा। इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसमें अट्रैक्शन होगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसमें अट्रैक्शन होगा। इसमें भी अट्रैक्शन। खींचेगा नहीं, खींचने की बात नहीं हो रही है, अट्रैक्ट, बस इसमें अट्रैक्शन रहेगा। हाँ, तो ये जो लाइंस मैंने बनाई है, ये एच बॉन्डेड लाइंस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइन, हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक रहता है अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? नाइट्रोजन, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। एग्जाम में स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं, समझे? ये नीचे द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज जिगजैग, लीनियर, पॉलीमेरिक, टेट्राहेड्रल, ऐसे ऑप्शन है। एचएफ, जिगजैग, टेट्राहेड्रल, लीनियर। बोलो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है? नहीं, दो टाइप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कंडीशंस हमने देख लिए, और हमारे पास प्रूफ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलकर कुछ एग्जिस्ट करती है। अब इसके दो टाइप है। एक को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कल तुम लोग पिछली क्लास में दो मॉलिक्यूल शेप देख रहा था, मैं तुम लोग को ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, क्या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल लास्ट क्लास में बताया था। देखो, बहुत सारे पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल की 3 यूनिट, और यहाँ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की 2 यूनिट। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, ओ हाइफन नाइट्रोफिनॉल, पी हाइफन नाइट्रोफिनॉल। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है।
इनमें डिफरेंस है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन एग्जिस्ट करने का तरीका अलग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। इस ऑक्सीजन के साथ जब ये हाइड्रोजन अट्रैक्टेड रहेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा सफिशिएंट, और इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा सफिशिएंट। और ये पूरी सीरीज में लिख सकता हूं मैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन जब इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज आए और इसके ऊपर नेगेटिव। प्रेजेंस ऑफ चार्ज एनर्जी को बढ़ा, कभी भी कहीं चार्ज का अपीयरेंस होगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई एनर्जी स्टेबल नहीं होती। वो चाहता है कैसे भी उसका चार्ज कम हो। पूरी केमिस्ट्री इसी बात पे टिकी हुई है। सारे जितने भी तुम इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये जो इतने फैंसी फैंसी टर्म्स है ना, आगे जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये भारी भारी टर्म आता है, सब में तुम देखना चार्ज आया है, और चार्ज को स्टेबल करना। हर जगह चार्ज आया, और चार्ज जहां ज्यादा चार्ज स्टेबलाइज हो सकता है वो ज्यादा स्टेबल। तो हाइड्रोजन के ऊपर जैसे चार्ज आएगा ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसको स्टेबिलिटी चाहिए। अब स्टेबिलिटी का चक्कर क्या है? इस ऑक्सीजन को नेगेटिवली चार्ज पाएगा ये, इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा? अच्छा, इससे तो ये परेशान है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज सेंटर खोजेगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज सेंटर खोजेगा, और जहां नेगेटिव चार्ज सेंटर मिलेगा उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा। अगर इसके ऊपर सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज है, देखो बॉन्डिंग हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ये इस हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के साथ एच बॉन्डिंग बना लेगा, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ एच बॉन्डिंग बना लेगा। ऐसे बहुत सारी यूनिट्स, देखो इधर, ऐसी बहुत सारी यूनिट। अच्छा, ये यूनिट इस यूनिट के साथ, ये यूनिट इस यूनिट के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेती है, तो दो यूनिट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। एचएफ लिक्विड था ना, एचएफ के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया था, एचएफ लिक्विड है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, और यहाँ इसको स्टेबलाइज करने के लिए इस मॉलिक्यूल, इधर देख, इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ही ऐसी है कि यहीं से निकला हुआ हाइड्रोजन, यहीं से निकला हुआ ऑक्सीजन इसके ऊपर लोन पेयर है, और इसके ऊपर सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या करता है? इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। इससे डिफरेंस क्या आएगा? गेस करोगे? ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव। इससे डिफरेंस क्या आएगा? अगर इसको यहीं से स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, अगर इसको यहीं से स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, तो ये बाजू वाले मॉलिक्यूल के साथ नहीं जुड़ा, ये अपने ही अंदर एक एटम के साथ एच बॉन्डिंग कर रहा है, अपने ही अंदर, अपने ही मॉलिक्यूल में एक दूसरे एटम के साथ, अपने ही मॉलिक्यूल में एक दूसरे एटम के साथ एच बॉन्डिंग कर रहा है, और ये दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे एटम के साथ एच बॉन्डिंग कर रहा है। स्कूल में जब कंपटीशन होता है, हम कहते हैं ना इंटर स्कूल और इंटर, जब दो स्कूल में कंपटीशन होता है हम कहते हैं इंटर स्कूल, जब एक ही स्कूल में कंपटीशन होता है इंट्रा स्कूल। एक ही स्कूल में जब अलग अलग क्लास कंपटीशन होता है इंट्रा स्कूल। ये एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दो एटम के बीच में होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसे कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूल। इंट्रा, एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दो एटम्स के बीच में एच बॉन्डिंग है, दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। एंड इसको क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर। ये एक मॉलिक्यूलर यूनिट है, ये एक मॉलिक्यूलर यूनिट है, दो मॉलिक्यूलर यूनिट में अट्रैक्शन हुआ है, इंटर मॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह से हो सकती है, इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर मॉलिक्यूलर। अब तुम मुझे बताओ, अगर किसी रिएक्शन में मैं अगर फेनॉल लेता हूं, मैं अगर फेनॉल लेता हूं, और फेनॉल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराता हूं, मुझे ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। किस पाथवे से, किस रिएक्शन से होता है? ये किसी क्लास में है हमारे सब्जेक्ट, ये ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और ये पैरा नाइट्रोफेनॉल। एग्जाम में ऐसे ही रहेगा, वो तो हम समझने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दें, तुम्हें इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो ये तुम्हें मिलेगा ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो फेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल। जब भी हम फेनॉल में इसको कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन, जब भी हम फेनॉल का नाइट्रेशन करेंगे, इसी लैंग्वेज में बात करते हैं, जब फेनॉल का नाइट्रेशन कराएंगे हमें ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो दोनों फेनॉल प्रोडक्ट मिलेगा। अब दोनों जब मिल गया तो जिस जिस मिक्सर में तुमने फेनॉल लिया है,
उसी मिक्सचर में तुमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, कुछ कुछ रिएक्शन हुआ और तुम्हें ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉल मिला, दोनों एक साथ मिलेंगे तुम्हें। अब तुम चाहते हो दोनों को सेपरेट करो, किसी की डिमांड ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल की है, किसी की डिमांड सिर्फ पैरा नाइट्रोफेनॉल की। अब तुम क्या करोगे? अच्छा ये बताइए, पैरा नाइट्रोफेनॉल के जितने मॉलिक्यूल बनेंगे, पैरा नाइट्रोफेनॉल के जितने मॉलिक्यूल मिलेंगे उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल के जितने मॉलिक्यूल हो, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड नहीं है, इसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग या वेपराइजेशन टेम्परेचर और इस मॉलिक्यूल का मेल्टिंग या वेपराइजिंग टेम्परेचर डिफरेंट होगा। ये मॉलिक्यूल ज्यादा टेम्परेचर में वेपर बनेंगे क्योंकि तुम्हें ये तोड़ना होगा, और ये मॉलिक्यूल को कम। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल होगा हम इसके ऊपर स्टीम पास कराएंगे। जैसे स्टीम पास कराते हैं, स्टीम में से ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल ये बाहर आ जाते हैं और पैरानाइट्रोफेनॉल अंदर रह जाते हैं। इसको स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक कहते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने में काम है। कौन से प्रोडक्ट को? ऐसे प्रोडक्ट को जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर रिज बॉन्डिंग हो और एक में इंटरमॉलिक्यूलर रिज बॉन्डिंग ना हो। तो डिफरेंस क्या है वो समझ में आ गया। अब इसके लिए जो पॉइंट्स होंगे वो काफी, अब मैं लिखूंगा तुम्हें समझ में भी आएगा। अच्छा ये कहीं बक्सा बना के रख लेना था, नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल। अच्छा लिखा हो, देखो इसमें क्या हुआ है और इसमें क्या हुआ है, उत्ता बोल, इसमें क्या हुआ और इसमें क्या हुआ? इसको कहते हैं एग्रीगेशन हुआ। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना दिखा, एग्रीगेशन मतलब कि भाई एग्रीगेशन, ये तो और भी खत्म है। ये तो एग्रीगेशन मतलब जुड़ा हो, पार्टिकल्स वेर एग्रीगेटेड, द मॉब वाज एग्रीगेटेड एट अ प्लेस, सब आपस में जुड़ गए, यहाँ एग्रीगेशन हो रहा है। अच्छा यहाँ क्या हो रहा है देखो, यहाँ एक तुम्हें केज बनता हुआ दिख रहा है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, एक साइकिल बन गई ना। हाँ। तो जब इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, देखो ये एक साइकिल थी, ये एक साइकिल ऑलरेडी प्रेजेंट थी, और यहाँ एक साइकिल जैसे और बन गई ना, एक साइकिल जैसा बनता हुआ दिख रहा है कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं केज फॉर्मेशन। केज, ये छोटे छोटे बक्सा जैसे बन जाते हैं। तो जब इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है केज फॉर्मेशन होता है, और जब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है तो एग्रीगेशन होता है। अच्छा केज फॉर्मेशन और एग्रीगेशन से फर्क क्या पड़ेगा? यस, ड्यू टू एग्रीगेशन, ड्यू टू एग्रीगेशन। क्या बोलूंगा इसको? मैं समझ गया, एसोसिएशन लिखता है ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, एसोसिएशन लिख देता हूँ। तो ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ नेबरिंग, ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स बाय H bonding, the melting point, boiling point is sharply increased. ये sharply वर्ड बैठा देता हूँ, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अच्छा, and due to formation of cages in intramolecular H bonding, due to intramolecular H bonding, the melting point, boiling point does not changes. लेकिन डेफिनेशन क्या हुआ दोनों का? Here hydrogen bonding takes place between hydrogen atom of one molecule and more electronegative and more electronegative element of atom of other molecule. यहाँ
यस, देख लो। बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एंड more electronegative atom of neighboring molecule। और यहाँ H bonding takes place between hydrogen and more electronegative element of same molecule। हाँ, मॉलिक्यूल स्पेलिंग सही कर लो। मॉलिक्यूल देखो, सबसे पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयन डाइपोल। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और इसको मैं जिस ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ये ऑर्डर एग्जैक्टली वही है जिस ऑर्डर में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। आयन डाइपोल इंटरेक्शन ये हम रियलाइज कर सकते हैं अगर तुमने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करा दिया, अगर तुमने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करा दिया, हमने कोवैलेंट, हमने बॉन्डिंग का पहला क्लास पढ़ा, याद होगा, सोडियम क्लोराइड का एक ग्रेन कैसे डिसॉल्व करते हैं, उसको स्ट्रक्चर बना के कुछ कुछ देख रहे थे। तो जैसे ही तुमने सोडियम क्लोराइड को वाटर में दिया, वो डिसॉल्व हो गया। सोडियम का एक आयन, वाटर परमानेंट डाइपोल है, अभी अभी देखा था, वाटर परमानेंट डाइपोल है। सोडियम के एक आयन को वाटर का डाइपोल चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ये जो इंट्रैक्शन है, ये सोडियम कैटायन और ये वाटर चारों तरफ, ये इंट्रैक्शन को क्या नाम हुआ? ये सोडियम आयन है, कैटायन, और ये वाटर का डाइपोल, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल है। अच्छा, ऐसे ही क्लोराइड, ऐसे ही क्लोराइड को वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड, इस इंट्रैक्शंस को ही कहते हैं, दिस इंट्रैक्शंस वी कॉल एज आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। जब इंट्रैक्शन एक आयन और किसी परमानेंट डाइपोल के बीच में होता है, परमानेंट डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल दो तरह के डाइपोल होते हैं, परमानेंट और इंड्यूस डाइपोल दो तरह के डाइपोल होते हैं। ये वाले डाइपोल को हम कहते हैं डाइपोल जो परमानेंट है। इंड्यूस डाइपोल क्या होता है वो आगे समझ, इसमें कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, पहले टाइप के इंट्रैक्शन क्या हो गए? आयन और डाइपोल। दूसरे टाइप के इंट्रैक्शन, ये वाला मिटा दो। दूसरे टाइप के इंट्रैक्शन क्या होते हैं? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अब कोई आयन नहीं है, अब कोई आयन नहीं है, अब एक डाइपोल है। अच्छा, ये तुम बोलो तो, ये बोलो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो गलत जवाब। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और आयन डाइपोल इंटरेक्शन गलत जवाब। मैं इंड्यूस डाइपोल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से आयन डाइपोल इंटरेक्शन हमेशा ज्यादा होगा। डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, तो उससे क्या फर्क है? यहाँ पे एक पॉजिटिव मतलब गलत जवाब, फिर भी गलत जवाब। ये बताओ, फॉर एग्जांपल मैं एनएससी ले रहा हूँ और एसक्यू ले रहा हूँ, एनएससी तो पहले से कोई तो काम कर रहा है, ये तो पहले वाले से भी गलत है। तो नहीं, कुछ तो कुछ सवाल पूछा गया तो उसके जवाब कठिन होंगे ऐसा जरूरी है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक ही फॉर्मूला है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, डाइपोल में बनने वाला चार्ज ये पार्शियल होता है?
ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चार्ज इलेक्ट्रॉन खींच खींच के अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लेके आए। अगर ये पूरा खींच लेगा तो इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव और इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज का अपीयरेंस होगा, और क्या होगा? नहीं समझे? डाइपोल कैसे बनता है? डाइपोल बनता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, तो इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज जरा सा आया इसलिए तो हम माइनस के आगे डेल्टा लगाते हैं। डेल्टा मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर ये आयन है मतलब इसमें कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा। इसमें कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है मतलब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। किससे? इससे। अगर इन दोनों में से Q1 और Q2 में से अगर एक भी ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और क्या? तुम देखो इरफान, मानो ये सोडियम कैटायन है और ये वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल है, और एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल है। इसमें सपोज चार्ज हुआ है -Q, माइनस डेल्टा, ऐसे लिखता हूं मैं डेल्टा माइनस। इसमें -डेल्टा Q चार्ज अगर होगा तो इसमें मैं लिख रहा हूं +डेल्टा Q। अच्छा इसमें क्या होगा? प्लस, ये भी एक ही डाइपोल है, ये +डेल्टा Q और ये -डेल्टा Q। अच्छा इन दोनों में अगर तुम इंटरेक्शन पकड़ोगे तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका, अच्छा ये दोनों साइन में अलग है, मैग्नीट्यूड में सेम है। ये दोनों साइन में अलग होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। मैं मान लेता हूं इसका चार्ज Q है, Q1, और इसका चार्ज Q2। तो यहाँ अट्रैक्शन क्या होगा? Q1 इंटू Q2। अच्छा अब इनमें देखो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मानो Q2, और इसका मैग्नीट्यूड मैं कितना मान लेता हूँ? Q1। अरे इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना? नहीं समझे? इसमें कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अगर तुम दो डाइपोल के बीच में देखोगे, इसको तुम मान लो Q1, इसको तुम मान लो Q2, तो इंटरेक्शन क्या हो रहा है? पार्शियल। ये पार्शियल चार्ज है, ये भी पार्शियल चार्ज है। लेकिन अब तुम यही डाइपोल और आयन में अगर देखोगे तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तुम मान लो Q2, और इसका मैग्नीट्यूड तुम मान लो Q1। इसमें पार्शियल चार्ज था, उसका मैग्नीट्यूड लिया है तुमने, लेकिन इसमें तो कंप्लीट चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ना। अगर Q1 और Q2 में एक भी बढ़ गया तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो आयन के साथ जब डाइपोल का इंटरेक्शन होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। किससे? डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन से। तो ऊपर में क्या लिखा है? आयन डाइपोल, और नीचे क्या लिखा है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो फर्स्ट इज आयन डाइपोल एंड सेकंड इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को कैसे दिखा सकते? एक परमानेंट डाइपोल, एक और परमानेंट डाइपोल, एक और परमानेंट डाइपोल, एक और परमानेंट डाइपोल, इस तरह से ये सारे इंटरेक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। अच्छा ये जगह खाली क्यों छोड़ी है? ये जगह खाली क्यों छोड़ी? अच्छा इसको नंबर कितना दिया? तो सेकंड कुछ आएगा, वो सेकंड क्या होगा? आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल, इसके बीच में एक फिट होने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी पड़ा है, डाइपोल आयन डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डाइपोल में एग्जिस्ट करने वाला फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक डाइपोल में बनने वाला फोर्स था ना, HF एक डाइपोल बनाता है, HF एक दूसरा डाइपोल बनाता है। अच्छा ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन स्ट्रॉन्गर वाले, और इसको क्या नाम दिया हमने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, उसे क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन ये कब होगा? हाँ H, F के साथ H, F के ऐसे लिख लो। हाँ नहीं आयन डाइपोल से कम है, लेकिन डाइपोल डाइपोल से ज्यादा। सो H, F H, F H, F, बाकी तुम्हें पता है। तो पहला होता है आयन डाइपोल, फिर होता है H बॉन्डिंग, फिर होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। नंबर 4,
डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस। डाइपोल क्या होता है ये तो तुम्हें पता ही है। इंड्यूस डाइपोल क्या होता है ये तुम्हें नहीं पता। इंड्यूस डाइपोल वो होता है जो डाइपोल नहीं है, लेकिन डाइपोल के संगति का असर समझते हो। एक ऐसा स्पीसीज जो डाइपोल नहीं था, डाइपोल के बगल में आके वो भी डाइपोल जैसा बन गया, ऐसे होता है सर, संगत का असर। तो एक काम करते हैं, देखो इधर बहुत सारे डाइपोल ले लेते हैं। सुन, ये सारे मॉलिक्यूल डाइपोल है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन डाइपोल नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन नहीं है तो नॉन पोलर ही बोलेंगे। किसी में पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन हो गया तभी तो उसको पोलर बोलेंगे ना। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन नहीं, मतलब वो नॉन, नो पोल्स आर क्रिएटेड नॉन पोलर। तो तुमने पोलर मॉलिक्यूल में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाल दिया। अब संगत, हाँ, अब संगति का असर क्या होता है वो देखो। ये मॉलिक्यूल्स, ये सारे, ये सपोज वाटर है, हाँ ये सपोज वाटर है, हाँ ये सपोज वाटर है, और इसमें तुमने ब्रोमीन मॉलिक्यूल डाल दिया, ब्रोमीन मॉलिक्यूल Br2। Br2 नॉन पोलर होगा, Br2 नॉन पोलर होगा। जब नॉन पोलर होता है तो हम मानते हैं ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये स्फेरिकल है। अब सारे वाटर मॉलिक्यूल में एक मोशन है, मोशन होने की वजह से ये इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक पल के लिए धक्का मारेंगे, और जैसे ही धक्का मारेंगे तो ऐसे समझो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, इस डाइपोल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस डाइपोल का ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा स्फेरिकल है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, लेकिन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। नहीं समझे, ये एक डाइपोल है और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, लेकिन इसके जो न्यूक्लियस होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इससे एक पल के लिए क्या होगा, इसमें इसका जो न्यूक्लियस है जो जहां था वही रह जाएगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से डिस्पर्स हो जाएगा ना। हाँ, ये नेगेटिव चार्ज इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। देखो एक टेम्पोररी डाइपोल क्रिएट हो गया ना, ये समझे। अच्छा, अब इसमें हम कैसे बना सकते हैं, इसको ऐसे बना देंगे ऐसे। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा, ये डाइपोल है क्या? नहीं, ये डाइपोल इंड्यूस हुआ है। इसे कहते हैं डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। बहुत सारे डाइपोल एग्जिस्ट कर रहे थे, इसमें एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल तुमने देखा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। डाइपोल का नेगेटिव एंड, ये आपस में टकराएंगे ना एक पल के लिए। जैसे ही टकराया, ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, लेकिन इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होकर इधर आ जाएगा, और न्यूक्लियस जहां था वही रह गया। देखो इसमें डाइपोल का क्रिएशन हो गया। ऐसे डाइपोल को हम कहते हैं इंड्यूस, बना है, था नहीं। समझे, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब एक पोलर मॉलिक्यूल में डाल देते हैं तो नॉन पोलर के अंदर एक डाइपोल बन जाता है। इस बने हुए डाइपोल को कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये वाले इंटरेक्शन सब कौन से होंगे? डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा, वर्ड्स में क्या लिखेंगे, जो समझाया वही लिख देना। व्हेन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज एडेड इन अ पोलर सॉल्वेंट, डाइपोल इज इंड्यूस्ड बाय सेपरेशन ऑफ चार्ज क्लाउड। तो ये हो गया फोर्थ टाइप का इंटरेक्शन। फिफ्थ टाइप का इंटरेक्शन क्या होगा वो देखो। हाँ, ये नॉन पोलर है, लास्ट, ये नॉन पोलर और ये पोलर। अच्छा, जो पोलर है उसे क्या बोलेंगे? परमानेंट डाइपोल। ये परमानेंट डाइपोल है, और ये टेम्पोररी डाइपोल बना है। फिफ्थ टाइप का इंटरेक्शन होगा, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। ये किसमें होगा, गेस करो।
सारे नॉन पोलर, सारे नॉन पोलर, मतलब डाइपोल है ही नहीं। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ये क्या था? आयन डाइपोल, ये क्या था? डाइपोल, डाइपोल, ये क्या था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या था? डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। और ये क्या है? इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, मतलब एक में भी डाइपोल नहीं है, डाइपोल बनेगा। अब ये कैसे, हाँ अब ये कैसे होता है वो देखो। बहुत सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बहुत सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल तुमने ले लिए। मॉलिक्यूल जैसे मूवमेंट करेंगे मोशन होगा एक मॉलिक्यूल में, वही जो कहानी मैंने बताई थी। ए बाबू इधर देख, जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, टकराने की वजह से किसी एक मॉलिक्यूल में मोमेंटरीली, किसी एक मॉलिक्यूल में मोमेंटरीली चार्ज क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका चार्ज क्लाउड मोमेंटरीली एक पल के लिए यहां नेगेटिव हो गया और यहां पॉजिटिव हो गया। इसको डॉट लाइन में दिखा दो, ये मोमेंटरीली होगा। अच्छा, जिस मोमेंट पे ये होगा उसी मोमेंट पे अब ये क्या करेगा, इस वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, ये जैसे ही बनेगा, ये परमानेंट नहीं है, ये बना, इसको डिस्टर्ब कर दिया और खुद क्या हो जाएगा? स्पेरिकल। अच्छा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा और फिर ये दूसरे को डिस्टर्ब करेगा और ये खुद क्या हो जाएगा? स्पेरिकल। इस तरह से ये इंड्यूस डाइपोल जो फोर्सेस है, ये पूरे सरफेस में, ये पूरे वॉल्यूम में डिस्पर्स होंगे ना, मूव करेंगे ना, ये फोर्स को हम कहते हैं डिस्पर्शन फोर्स। इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन फोर्स, वीकेस्ट। अच्छा, इस अरेक बार बोलो, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स टकराने की वजह से किसी एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो गया, किसी एक मॉलिक्यूल मोमेंटरीली, मानो इसका डिस्टर्ब हो गया, तो इसका नेगेटिव चार्ज क्लाउड यहां आ गया और न्यूक्लियस वहीं रह गया, तो इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया ना। अच्छा, जैसे ही डाइपोल इंड्यूस होगा, ये बाजू वाले मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा लेकिन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब ये डाइपोल बन गया और ये जैसा था वैसे हो गया, फिर ये एक बाजू वाले को डिस्टर्ब करेगा और ये जैसा था वैसे बन जाएगा। इस तरह से पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे वॉल्यूम में ये फोर्स डिस्पर्स होंगे, मूव करेंगे। इसको कहते हैं डिस्पर्सन फोर्स। इसी को कहते हैं लंडन फोर्स और इसी को कहते हैं वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ, वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मुझे एक बात बताइए, मैंने तुम लोगों को बताया था कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसमें वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बोला था ये बात। अच्छा, ऐसा क्यों होगा इरफान? तू देख, अगर तेरे पास एक मॉलिक्यूल है जो छोटा है और अगर एक तेरे पास मॉलिक्यूल है जो बड़ा साइज का है, अच्छा ये जो बड़े साइज का मॉलिक्यूल है इसमें जो इंड्यूस डाइपोल बनेगा और छोटे साइज में जो इंड्यूस डाइपोल बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहेगा ना। जो छोटा साइज रहेगा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहेंगे। अगर न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहेंगे तो टकराने से इंड्यूस डाइपोल कम बनेगा। नहीं समझ में आएगा? अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे तो टकराने की वजह से ये जो इंड्यूस डाइपोल बन रहा था ये नहीं बनेगा ना। और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़े साइज में रहेगा तो न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा और वो इंड्यूस डाइपोल ज्यादा बनाएगा। इसलिए कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने से वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, क्योंकि इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, फिर और ये सबके पीछे जो फोर्स था वो फोर्स क्या था? के Q1 Q2 बाय, देखो सब जगह वही काम कर रहा था। क्लियर हो गया? ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस लिख लो। पहला क्या लिखोगे? डिस्पर्शन, लंडन, वैंडरवाल। अरे डिस्पर्शन जो पढ़ा था क्लास 10 में, लिख लो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस का दो पॉइंट लिखे थे, एक बार बोलोगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या? लिमिटेशंस,
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूल की शेप स्ट्रक्चर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं करता। वैलेंस, हाँ। अरे ऑक्टेट नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के दो लिमिटेशंस में हमने ये लिखा था, पहला लिमिटेशन लिखा था नहीं, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द करेक्ट वैलेंसी। ये मॉलिक्यूल की करेक्ट वैलेंसी को नहीं बता रहा था। और दूसरा, ये मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा, उसको एक्सप्लेन नहीं करता। ये लिखा था ना? अच्छा, अब लिखते हैं, ये जो पहले लिखा था वो था वैलेंस बॉन्ड लिमिटेशंस और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और अब लिखते हैं सीरियस लिमिटेशंस। नहीं, वो भी सीरियस था। तो ऐसे लिखो, सीरियस लिमिटेशंस और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंटिन्यू। मतलब भयानक, भयानक सीरियस लिमिटेशन है। 5 मिनट सुन लो, ये टॉपिक सुन लो। किसी मॉलिक्यूल में, किसी एटम में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और सारे बोलছি, किसी एटम में, किसी मॉलिक्यूल में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। लिखे दीजिए, इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, एटम, मॉलिक्यूल, स्पीसीज, जो भी है उसे हम कहते हैं वो डायमैग्नेटिक है। वो डायमैग्नेटिक है। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, if unpaired electrons are present, atom, molecule या species, उसे हम कहते हैं वो पैरामैग्नेटिक है। तुम लोग, वो याद है हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे हमने लिखा था म्यू इज इक्वल टू रूट ओवर एन, एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। नाम मत बोल। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था तो हमने म्यू कैलकुलेट किया था, मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, वेयर एन, एन क्या था, एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये तुम लोगों ने कराया था, कोई बात। किसी स्पीसीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये नहीं बताया था। तो फिर सुन, हेडिंग लगा दो मैग्नेटिक बिहेवियर। नहीं नहीं, इसी के साथ मैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, ऐसे काफी सारे यूनिट्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरीमैग्नेटिक। ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होते हैं, ये हम क्लास 12 के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट में। लेकिन अभी इन दोनों वर्ड का मीनिंग ऐसे समझ के रखो कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, अच्छा अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है मतलब एन का वैल्यू जीरो है। इफ एन इज जीरो, म्यू क्या होगा, जीरो। और उसको हम क्या बोलेंगे, वो डायमैग्नेटिक है। इफ एन नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और उसको हम क्या बोलेंगे, वो पैरामैग्नेटिक। कैसे समझ सकते हैं कोई स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। ये मानो नॉर्थ पोल है, ये मानो साउथ पोल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। जिस स्पीसीज को तुम्हें देखना है वो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, उसको स्प्रिंग बैलेंस में लेते, स्प्रिंग बैलेंस। हाँ, एक दिखाया था तुम लोगों को, ये मैं लिया हूँ ना, उस दिन भी तुम लोगों को ये पढ़ाया ये मैंने। जिस स्पीसीज को हमें देखना है वो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, उसको हम एक स्प्रिंग बैलेंस में ले लेते हैं और फिर उसको मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज कर देते हैं।
अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका वेट बढ़ जाएगा। अगर ये अभी इसका एक वेट है और इसको मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ले गए और अगर मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका वेट बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो अगर कोई स्पीसीज मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड होती है, उसका वेट बढ़ जाता है, हम कहते हैं वो पैरामैग्नेटिक, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल करता है, ये अगर इसको रिपेल करता है तो इसका वेट कम हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, वेट कम हो जाएगा। तो कोई स्पीसीज अगर मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड है, हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म, और अगर कोई स्पीसीज मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड है, हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म क्या लिखेंगे? व्हेन अ स्पीसीज is attracted towards applied magnetic field. When a species is attracted towards applied magnetic field. Or diamagnetism, when a species is repelled towards from an applied magnetic field. तो इसको कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। अब ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, पहले ये देखना। जो हम सोच रहे थे वो नहीं हुआ, इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, सीरियस लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंटिन्यू। नंबर 1, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 क्या हो गया, नींद आ रही है घर जाने। ये आज का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 was supposed to be diamagnetic but is पैरामैग्नेटिक। देख लो क्यों, इसी को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर इसका फॉर्मेशन हम देखेंगे कैसे हो रही है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होना चाहिए था। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है? ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज रहेंगे? 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। ये कैसे रहता है? 1s 2 इलेक्ट्रॉन 2s 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 2 3 और 4, ये 1s ये 2s और ये 2p4। ऐसा और एक ऑक्सीजन एटम, ये एक ऑक्सीजन एटम है, ऐसा और एक ऑक्सीजन एटम अगर आ गया तो वो क्या होगा? 1s, ये क्या होगा? 2s। पता है कौन है? तुम्हें पता है? हाँ? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पता है कौन? इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसकी पेयरिंग हो जाएगी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती थी, इसकी पेयरिंग हो जाएगी और इसकी पेयरिंग हो जाएगी। ये O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया ना, 2 बॉन्ड। अच्छा देखो तो, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो O2 मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए था? लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूव करता है, सजेस्ट करता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये पक्के से डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। अब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में लिखना होगा कि मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। कल वही पढ़ेंगे।